बंगाल का रिजल्ट आने के बाद बंगाल में जो नया बदलाव देखने को मिल रहा है वो क्या है? अभी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, 24 घंटे में 4 मर्डर रिपोर्टेड है। जो तस्वीर हमने 2021 में देखा था उतना खराब स्थिति नहीं है। 2021 में जो स्थिति बनी, तो काउंटिंग एजेंट्स जो थे बीजेपी के, उनके घरों पे अटैक होना शुरू कर दिया। ईस्ट मिदनापुर में, जहां से शुभेंदु अधिकारी एमएलए बने हुए हैं। कूच बिहार में तो बहुत बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, चुन चुन करके उन्हें मारा गया, निकाला गया। ऐसे ही लेफ्ट के रिजीम में हमने देखा। बंगाल में बीजेपी आया तो ये कल्चर जो हम जो शुरू किए थे, आप बता रहे ये तो संस्कृति नहीं हो सकती, लेकिन यही संस्कृति है बंगाल की। ये जो मैंडेट है ये सिर्फ ममता का करप्शन, इससे भी कई ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं है। फ्री बीज की बात है तो लेफ्ट रिजीम से ही होते आ रहा है। ममता ने उसको और फैलाया। बंगाल जो पिच से जाता गया, उस समय के बाद से अभी तक आते आते असम भी बंगाल से आगे गया। बंगाल का रिजल्ट आने के बाद बंगाल में जो नया बदलाव देखने को मिल रहा है वो क्या है? बंगाल की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी? बंगाल में मौजूदा स्थिति क्या है? और एक नाम अभिषेक बनर्जी जो बहुत चर्चा में रहा बंगाल में, जिसने डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी, और उसके बाद अब उनके क्या रिएक्शन है और टीएमसी का आने वाला भविष्य कैसा है, इस पर हम बात करने के लिए हमारे पूर्व सहयोगी, इसलिए क्योंकि जब मैं एबीपी न्यूज़ में काम करता था तो दादा एबीपी न्यूज़ में थे, सौमित सेन गुप्ता, जो कि बहुत लंबे समय से बंगाल की राजनीति पर काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे काम करते हैं और हिंदी भाषा में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। अभी इनका अपना यूट्यूब चैनल है B1, जिस पे ये पॉडकास्ट होस्ट करते हैं। दादा नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार अभिनव, बहुत स्वागत है आपका न्यूज पिंच पे। थैंक यू। क्या चल रहा है बंगाल में? अभी तो बहुत सारी हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, बहुत जगह मार कुटाई ये चल रहा है। देखिए, हिंसा का तो एक दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ये बंगाल का एक कल्चर रहा। पिछले जब 2011 में जब लेफ्ट की रिजीम खत्म करके जब तृणमूल कांग्रेस आया, उस समय हमने देखा कि उस समय एक अभी जिस तरह से हिंसा हो रहा है वो हिंसा नहीं था। उस समय हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में लोगों के घर से हथियार निकल रहा था 2011 में। और ये ममता बनर्जी के पास उस समय एक बड़ा इलेक्शन एजेंडा था कि लोगों के पास हथियार है। तो कई जगहों पर, खासकर जो साउथ बंगाल और वेस्टर्न एरिया में, जो बिहार झारखंड से सटा हुआ जो एरिया है, यहाँ पर काफी हथियार लोगों के घर से, कंट्री मेड गन्स लोगों के घरों से मिला। उसके बाद से 2016 में भी इलेक्शन हुआ, कुछ चिटपुट हिंसा की घटना भी घटी। लेकिन 2021 में जो स्थिति बनी, इलेक्शन के बाद जैसे रिजल्ट आना शुरू हो गया, और जो उस समय जो बीजेपी के कैंडिडेट से जो हार गए, उनका कहना है, उनका दावा है कि जब इलेक्शन काउंटिंग चल रहा था उसी समय से काउंटिंग एजेंट के, क्योंकि जब से ट्रेंड आना शुरू कर दिया 10 बजे 11 बजे के बाद से, एक ट्रेंड जब आना शुरू कर दिया, तो काउंटिंग एजेंट्स जो थे बीजेपी के, उनके घरों पे अटैक होना शुरू कर दिया। और वो इन्फॉर्मेशन जब उन तक पहुंची तो काउंटिंग एजेंट्स अपना काउंटिंग सेंटर छोड़ के बाहर निकल गए। और वहां पर उनका दावा है कि वहां पर धांधली हुई थी 2021 में, और जिस कारण से बीजेपी हार गई। ऐसे 44 सीटें हैं, 44 सीटों में बीजेपी, 44 सीटों में तृणमूल और बीजेपी जहां पर जीता, महज 2000 के आसपास का नंबर था, वोट था, जहां पर इसमें से 20 जीता बीजेपी ने, 24 जीता तृणमूल कांग्रेस ने। अब 2000 एक इलेक्शन में 2000 बहुत कम होता है। हम आपको बता दें कि इस बार भी राजारहाट न्यू टाउन जो कोलकाता से सटा हुआ है, जब काउंटिंग हुआ था रात 2 बजे तक, वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हार रहा था। उन्होंने रिकाउंटिंग डिमांड किया, और रिकाउंटिंग के बाद कल दोपहर तक जब रिजल्ट आया तो 316 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर जीते, पीयूष कनौरिया। तो इसके बाद से जो बंगाल में जो 2021 में जब चुनाव का नतीजा आया, चुनाव का नतीजा आने से ट्रेंड देखते ही लोग हिंसा में आ गए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का एक एग्रेशन था कि वो फिर से यहाँ पर कायम रख पाएंगे अपना अपना सरकार, और वो कर भी लिया था। और इतना हिंसा फैला कोलकाता के बेलेघाटा एरिया में, जहां पे कुणाल घोष इस बार एमएलए चुने गए। बेलियाघाटा इलाके में एक बीजेपी के कार्यकर्ता को सर पर पत्थरों से मारकर उनकी हत्या कर दिया गया। आज भी वो केस सीबीआई के पास है, आज भी उसका इंक्वायरी चल रहा है। कई लोगों को हत्या किया गया, कई जगहों पर लोगों को, जैसे मिदनापुर में, ईस्ट मिदनापुर में, जहां से शुभेंदु अधिकारी एमएलए बने हुए हैं,
उस एरिया में बीजेपी करने के कारण वहां पर पैर से बाइक के पीछे पैरों को बांध के उसको घसीटता हुआ कई किलोमीटर लेकर गया। इस प्रकार का अत्याचार हुआ उस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। कल से जब परसों से जब रिजल्ट आना शुरू कर दिया तो वही स्थिति, लगभग वही स्थिति तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो तृणमूल के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके घरों पे हमला हो रहा है, दुकानों पे हमला हो रहा है। कल हम अभी शायद वो वीडियो देखे होंगे कि कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के दुकानें सबसे ज्यादा है, वहां पर एकदम बुलडोजर लेके वो लोग अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे रिजल्ट आना शुरू किया शाम तक जो बीजेपी अध्यक्ष है शमीक भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि प्रशासन को वो खुली छूट दे दिए थे कि आप बिना रंग देखे, बिना पॉलिटिकल आइडेंटिटी देखे आप इन पर कार्रवाई करें। ऐसा लगता है कि पिछले बार भी जैसे हुआ था, ममता बनर्जी भी बोली थी कि हमने प्रशासन को बोला कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन ऐसा कहीं पे रुका नहीं। लेकिन कल हम कई बीजेपी के लीडर से भी मिले और जिनके पास भी हम मिलने गए, सबके पास हमने देखा कि वो लगातार फोन पे फोन कर रहे थे कि कहीं पर भी हिंसा ना हो पाए। आप कोलकाता में रहते हुए भी शायद देख के गए हैं कि रातों रात हर एक बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड जहां पर यूनियन होता था तृणमूल कांग्रेस का, सब भगवा हो गया, सब जगह पे बीजेपी का झंडा लग गया। तो कुछ यहां से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है जो रातों रात जो टीएमसी से बीजेपी होने की कोशिश कर रहा है, और जो एकदम निचले स्तर के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने जिन्होंने वो काली कमाई नहीं देखा, जिनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिला, वो आज अपने ही जो लीडर्स थे तृणमूल के, वो बीजेपी के झंडा लेकर वहां उनके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन ये अटैक सही नहीं है। अब बीजेपी के जैसे प्रेसिडेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आया पुलिस के पास, जो अनुरोध किया गया कि आप कहीं पर भी ऐसा ना हो, इसको शांति बजाय रखने की बात कही गई। और लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो फिर वही बात हो गई कि जो तृणमूल कांग्रेस जैसा करता था। शुभेंदु अधिकारी ने भी लोगों से अपील की, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की, कोई भी ऐसा ना कर पाए। और कल दोपहर से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूरे स्टेट में, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो या फिर अन्य जो गुंडा है, जो ट्रबल मेकर्स है, उनको गिरफ्तार भी किया गया। और कल शाम को जब हम घर लौट रहे थे, हमने देखा कि रासबिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एकदम जैसे इलेक्शन कैंपेन होता है, उसी गाड़ी में माइक लगा के बीजेपी के कार्यकर्ता वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई न्यूसेंस हो रहा है तो वो तुरंत प्रशासन। बट दादा एक बात बताओ कि जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि बदले नहीं, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए, उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि कई जगहों पे आगजनी हो रही है। अभी 24 घंटे में 4 मर्डर रिपोर्टेड है। ऐसा आरोप है कि 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं और 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। कोलकाता में भी है। और उसके बाद में देख रहा हूँ कि बहुत सारे हैंडल से वीडियोस आ रहे हैं। तो ये जो मतलब एक तरीके से आप कहेंगे कि तो चुनाव आयोग जो वहां पे अभी पूरी फोर्स लगाए हुए है, पूरा सीएपीएफ वहां पे मौजूद है, पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के पास है, तो बीजेपी पर भी बीजेपी जब ये कहती है कि हम यहाँ बदलाव की राजनीति करेंगे और फिर उसी तरीके की राजनीति होती है, तो उनके चाल चरित्र चेहरे पे सवाल उठता है। और प्लस चुनाव आयोग जो इस पे इतनी सख्ती की बात कर रहा था, वो कहाँ चूक रहा है? क्या उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, कंट्रोल तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ हद तक जो तस्वीर हमने 2021 में देखा था उतना खराब स्थिति नहीं है। और वहां पर 2021 के चुनाव के बाद जो नतीजा आया, उस समय जो अटैक हो रहा था, उस समय हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा था, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हो रहा था। इस बार जो अटैक हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हो रहा है, ना ही हिंदू मुस्लिम वाला बात अभी तक यहाँ पर नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो 2 महीने तक जो सेंट्रल फोर्स को रखने की बात कहा गया, जो डिसीजन हुआ, वो क्या कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? कल हमने देखा कि न्यू मार्केट एरिया में बुलडोजर लेके दुकानें तोड़ा जा रहा है। जो फुटपाथ के ऊपर जो दुकानें थी और मुसलमानों की दुकानें थी, उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर भी पुलिस कोई एक्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया, पुलिस की तरफ से बताया गया था कि 5 तारीख तक कोई रैली नहीं निकलेगा, विजय जुलूस जिसे कहते हैं वो नहीं निकलेगा। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता वो सड़क पर आए, वो तोड़फोड़ भी किए। तो ये तो एक सवाल उठ रहा है कि प्रशासन क्यों कड़ा कदम नहीं उठा रहा है। हालांकि ये स्थिति मैं आपको फिर एक बार बताऊंगा कि 2021 में जो स्थिति बनी थी उतनी खराब स्थिति नहीं है, लेकिन 4 लोगों की मर्डर हो चुका है, उनमें से एक कोलकाता से है। ये काफी स्थिति को काफी गंभीर बना रहा है।
जैसे पिछली बार हमने देखा 21 के चुनाव के बाद तो सबसे ज्यादा मर्डर तो बीरभूम में हुए। मुझे लगता है कि बीरभूम में तो कूच बिहार में तो बहुत बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसके बाद वो चुन चुन करके उन्हें मारा गया, निकाला गया। ये ऐसे ही लेफ्ट के रिजीम में हमने देखा, ऐसे ही जो है बीजेपी की रिजीम आ रही। तो क्या ये बंगाल, मतलब बंगाल के उसमें मतलब ये चरित्र में आ गया है, राजनीति के चरित्र में आ गया है कि जब भी सत्ता परिवर्तन होगा और इस तरीके की हिंसा होगी? क्योंकि देखिए लेफ्ट वहां शासन करता था, लेफ्ट पूरे देश में शासन नहीं करता था। टीएमसी वहां शासन करती थी, टीएमसी का पूरे देश में शासन नहीं था। बीजेपी का पूरे देश के बहुत ज्यादा राज्यों में शासन है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी को इधर भी फेस सेविंग करनी पड़ेगी। तो फिर ये आपको लगता है कि कितने दिनों में कंट्रोल हो जाएगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, पूरे देश में राजनीति जिस प्रकार से होती है, बंगाल उससे बिल्कुल अलग है। आपने यहाँ पे रहकर आपने देखा है, और जो आपने अध्ययन भी किया होगा, कि बंगाल की जो राजनीति है, जो चुनावी राजनीति, वो हिंसा, खून, हथियार, मर्डर, इससे रिलेटेड है। इस बार पहली बार ये हुआ है कि लोग जो टर्नआउट हुआ है, एक भी हिंसा की कोई घटना नहीं घटी। थोड़ा बहुत हुआ, चिटपुट हिंसा हुई, जैसे रायगंज में बीजेपी को भी प्री पोल भी कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो पोस्ट पोल जो हो रहा है, ये भी बंगाल का कल्चर है। यहां तक कि पोल डे में भी यहाँ का कल्चर है। मैं आपको बताऊं, 2008 में जब तृणमूल उभर के सामने आ रहा था, पंचायत इलेक्शन में एक घर में चार चार बॉडी पड़ा हुआ था आंगन में। ऐसी स्थिति बंगाल ने देखा है। वहां से ये सुधार कल्चर तो फिर मतलब ये सॉरी टू से दादा, इसको तो फिर हम कल्चर नहीं बोलेंगे। ये तो कुछ बहुत ज्यादा विभत्स है। आम लोगों को मैं देखता हूं बंगाल में, वो आम लोग एग्रेसिव नहीं दिखते मुझे। आम लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। इवन मैं तब भी था तो मैं कह रहा था कि कोलकाता बाकी शहरों से ज्यादा सेफ है लड़कियों के लिए या लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग उस तरीके से, किसी सरकार का इसमें योगदान नहीं मानता था मैं। तो आम बंगाली तो इस तरीके की बात नहीं करता है, या फिर जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं वो इतना हिंसक हो जाते हैं। तो बंगाल के कल्चर जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व, आप कल्चर शब्द को अगर आप हटा भी दे, तो ये यहाँ का रीति बन चुका है कि इलेक्शन मतलब वायलेंस। और ये जो लोग जो आम लोग जो बार बार इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दे रहा है कि प्री पोल कोई वायलेंस नहीं हुआ, ये एक बड़ा कारण है कि वोटर्स टर्नआउट में काफी बढ़ोतरी, 90% से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अभी भी हिंसा हो रही है। अब इस स्थिति से बाहर निकलने की, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करें, नॉर्थ ईस्ट में अलग कल्चर होता है। पूरे देश में जिस तरह से वोटिंग होता है, उससे नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग होता है। वहां पे आदिवासियों को कैसे समझाया जाए, उनको कैसे अपने फेवर में लिया जाए, ये राजनीति होती है। नॉर्थ ईस्ट पे कई स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है, कहीं पर भी ऐसा स्थिति नहीं बना, त्रिपुरा छोड़कर। त्रिपुरा में भी पिछले बार जब इलेक्शन हुआ, त्रिपुरा में भी 2023 में बीजेपी रिटेन किया पावर, लेकिन उसके बाद भी आरोप ये लग रहा था कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता वो हिंसक हो उठे, और वहां पे आदिवासी एरिया है, वहां पर लोग और ज्यादा वायलेंट थे। लेकिन बंगाल का जो कल्चर है, आप इसे बंगाल का आसपास में जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इनके साथ भी आप मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन मतलब, बंगाल का राजनीति मतलब हिंसा यहां पर होना तय है, और वही हो रहा है इस बार भी। देखिए, जैसे आपने एक बात कही, जो बाहर से विपक्ष के नेता और तमाम लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि इतनी फौज लगा दी, इतना बड़ा। मैंने खुद देखा कि सीएपीएफ के 3 लाख के करीब जवान पूरे बंगाल में पोस्टेड थे। इतने जवानों में पूरे देश में चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल की जरूरत थी, इसलिए इस तरीके के जवान लगाए गए। और बाहर के जो विपक्ष के लोग हैं उनके आरोपों को छोड़ दिया है, तो आम बंगाली मानस सीएपीएफ की मौजूदगी से खुश था। चाहे वो तृणमूल का समर्थक वोटर रहा हो, चाहे वो बीजेपी के समर्थक वोटर की बात करो, मैं कार्यकर्ता की नहीं, तृणमूल के वोटर की, बाकी जो नॉर्मल पब्लिक, वो सब खुश थे कि चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुआ। और इस बात के लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। चुनाव आयोग पे बहुत तरीके के बीजेपी को फेवर करने के आरोप लग रहे हैं, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तरफ से लग रहे हैं। वो राजनीतिक आरोप हैं, एक दूसरे पे जवाब देंगे। लेकिन चुनाव तो शांतिपूर्ण हुआ, इसके गवाह हम लोग भी रहे हैं। लेकिन जो इस तरीके से अब आरोप अभिषेक बनर्जी लगा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जारी करें और हमारे लोगों को, एजेंट को बाहर धकेला गया, इस पे आम लोग क्या सोच रहे हैं, और जो आपके जर्नलिस्ट डायस्पोरा है उसमें क्या चर्चा है? देखिए, सीसीटीवी की बात पे मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि फलता असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में वहां पे रीपोल होगा 21 मई को। इसमें सीसीटीवी का एक बड़ा रोल है।
जैसे बताया जा रहा है ना, बार बार जब भी ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट किया सीसीटीवी बंद था, मेरे साथ जो हुआ उस समय सीसीटीवी बंद था। तो ऐसा ही सिचुएशन जब ज्ञानेश कुमार ने सुब्रत गुप्ता जो स्पेशल ऑब्जर्वर बने, उनको और सीईओ को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो फील्ड में जाके स्क्रूटनी करे कि वहां पर क्या हो रहा था। जहां पर एक जगह पे टेप अटका हुआ था, टेप बीजेपी के बटन पर, वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सीसीटीवी का जो चिप है, कैमरे में जो चिप लगा है, उसको वो चेक करने के लिए गए। तो वहां पे वो देख रहे हैं ऐसे 21% वोट पोलिंग बूथ था जहां पर सीसीटीवी के चिप में वो विजुअल्स है नहीं, कुछ कुछ समय का विजुअल्स है नहीं, बीच बीच में नहीं है। तो उनके मन में ये सवाल आया कि बीच बीच में मानो कि आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए 21% पोलिंग स्टेशन में नहीं है विजुअल। फिर उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट लिया, असिस्टेंस लिया। तो वहां से उनको पता चला कि ये तो डायरेक्ट क्लाउड से लिंक था, और ये क्योंकि लाइव लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कमीशन के ऑफिस में, तो ये क्लाउड में सेव है। उन्होंने वहां से रात को 12 बजे तक कोलकाता में जो सीईओ के ऑफिस है वहां पहुंचा, और वहां पे जाकर निकाला। पूरी रात वो करीब 4-5 घंटे तक उस टाइम कोड को पकड़ पकड़ के उन्होंने निकाला विजुअल्स क्लाउड से। तो वहां पे देखा गया कि सीसीटीवी में वहां पर चिप में नहीं है, या फिर उसको डिलीट करवाया गया, या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एआरओ ने जो नोट दिया था की तरफ, उस पर भी उनको सवाल सवाल उन्होंने उठाया कि ये शायद ये किसी प्रेशर में आके किया है। क्लाउड से सीसीटीवी का वो फुटेज निकाला गया, और कई जगहों पे देखा जा रहा है कि लोग वहां पे ईवीएम के पास काफी भीड़ हो रही है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोई मूवमेंट नहीं है, सीआरपीएफ का कोई मूवमेंट नहीं है। इसके बाद उन्होंने पूरा डेटा निकाला तो देखा गया कि ऐसे 23% वोटर्स एरिया में जो अपना वोटिंग सही से वोटिंग करने से वंचित हुए हैं। और देखिए, ये सीसीटीवी से ही माजरा सामने आया। सुब्रत गुप्ता के दिमाग ध्यान में ये आया कि ये क्लाउड से कनेक्टेड है, और वहां से ये विजुअल निकाला गया, और निकालने के बाद विजुअल के डेटा के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दिया गया, और दूसरा दिन ये डिसीजन आया कि रीपोल होगा पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 23% लोग सही से वोट नहीं कर पाया। तो मैं ये कह रहा हूं, ये घटना मैं आपको इसलिए बताया कि क्योंकि अभी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सीसीटीवी सीसीटीवी बताया जा रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं पे बैकअप है। अगर सीसीटीवी का चिप में विजुअल्स ना भी मिले, फुटेज ना भी मिले, तो बैकअप है। हम डिजिटल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं, आपको भी पता है कि हमें कैमरा को खाली, चिप को खाली करना पड़ता है, लेकिन जो हमने ऑफिस में भेज दिया है वो ऑफिस में सेव्ड है, सर्वर में है, क्लाउड में है। तो ऐसा यहां पर भी है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैं आपको बता दूं, सुब्रत गुप्ता क्यों इस इतनी बारीकी से इसको समझ पाए। सुब्रत गुप्ता बंगाल से है, बंगाली है, बंगाली आईएएस ऑफिसर है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने क्लास 12 में भी रैंक किया है, सिविल सर्विस में पूरे देश में 4th हुए थे। वो लास्ट जब तृणमूल कांग्रेस आया उस समय वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। लेकिन आते ही वहां पर जो ये लोग कुछ करना चाहते थे अपने हिसाब से, वो उनके द्वारा नहीं हो रहा था। कुछ जो आउट ऑफ द ट्रैक जाके कुछ करना, वो नहीं हो पाया। इनको हटा दिया गया और इनको काफी असम्मान किया गया। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पूरा नौकरी का जो टेन्योर था उनको कंप्लीट किया, और इनको पता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के लोग, जो पॉलिटिकल लोग, नेता है, कुछ हद तक ऑफिसर्स भी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में लिप्त हो जाते हैं, और कैसे वोट को लूट किया जाता है। इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन का मास्टर स्ट्रोक था कि एक बंगाली आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को ही स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया जाए, जो इस पूरे मैटर को जानता है कि कैसे यहाँ पे इलेक्शन में धांधली होती है, और उसको लेकर बाद में क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज बनाया जा रहा है। जैसे जितनी बार ममता बनर्जी ये बात कह रही है कि सीसीटीवी बनता, आप देखे होंगे कि जब से स्ट्रांग रूम में गया है ईवीएम, पूरे स्टेट में हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर तृणमूल के कैंडिडेट्स वहां पर पहुंचे, वहां पे हंगामा किया, और उन्होंने यही बता रहे थे। मंडे यहां पर जब रिजल्ट आने वाला था, एक तृणमूल कांग्रेस के एमपी ने संडे शाम को मुझे फोन किया, और क्योंकि आप भी फील्ड में है, आपको भी पता था कि यहाँ पे जो माहौल है वो ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। हम भी 20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत ये पता चलने लगा है क्या ट्रेंड जा रहा है।
हालांकि रिजल्ट तो हम नहीं नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेंड हम बता सकते। तो तृणमूल कांग्रेस के एमपी ये बता रहे हैं कि कल कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी हारने के बाद या फिर चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद। उसका प्रिपरेशन पहले से ही हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज और स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी फुटेज को लेकर, कैमरे को लेकर, और स्ट्रांग रूम के बाहर जो हंगामा हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी का ये स्ट्रैटेजी है कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है, और एक ही मुद्दा है सीसीटीवी कैमरा। तो ये इशू बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है हमें। देखिए दादा, ये ममता बनर्जी के आरोप एक तरफ हैं, लेकिन जो मैंने महसूस किया कि जनता ने उनको हटाने के लिए मैंडेट दिया। ये बीजेपी को लाने से ज्यादा तृणमूल को उखाड़ फेंकने का मैंडेट था। और जिस तरीके से मैंने देखा ना, बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन जो मर्सिडीज, ऑडी और इन सब से चलते हैं, आमतौर पे मैंने नहीं देखा कहीं कि वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहे हो या उस तरीके से जश्न मना रहे हो। जब उनकी फैमिलीज निकल निकल के जश्न मना रही थी, तो ये, और बाकी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, तो ये एक तरीके से ये चुनाव मैंने महसूस किया कि एक सिर्फ सियासी युद्ध नहीं था, ये सभ्यता का भी युद्ध था। और इसमें ये तय हो रहा था कि चूंकि ममता बनर्जी का जो बयान था कि एक कम्युनिटी एक हो जाए तो 12 बजा देंगे, तो ये चुनाव क्या आखिर में इस तरीके का हो गया था कि हरा वाला रंग ज्यादा खेला जाएगा या गेरुआ वाला रंग खेला जाएगा ज्यादा, ये हो गया था चुनाव। एकदम। मैं आपको एक वीडियो, मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, ये है शायोन चक्रवर्ती का वीडियो। 2021 আমি কেন কন্টেন্ট বানাই? আমি তো ব্যবসা করতে ये এসেছি जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, কেন রেস্তোরাঁ ये जो বন্ধ করতে फोटो বলবো? उन्होंने करके रखा है, ये एक रेस्टोरेंट चेन बनाए थे। ये बिजनेसमैन है, काफी बड़ा बिजनेस फैमिली से आते हैं ये एक रेस्टोरेंट चेन बनाए थे पूरे कोलकाता में। इनके पास जब कोविड में पूरा बंद था, आप समझ सकते हैं कि बहुत लॉस हुआ, फिर भी स्टाफ को सैलरी देते गए। उसके बाद जब ये दुकान खोला अनलॉक के समय, इनको पैसा मांगा गया, तो इन्होंने बोला कि बहुत लॉस हो गया, अभी हम पैसा नहीं दे सकते। उनको 5 लाख रुपया मांगा। अनलॉक होते हुए भी, जैसे अनलॉक हुआ तो 5 लाख रुपया तो कोई नहीं दे सकता रेस्टोरेंट वाला। इनके ऊपर जबरदस्त, ये जो फोटो मैंने दिखाया, उन्होंने ये बोला कि मैं 5 साल ये सेव करके रखा हूं, ये फोटो दिखाने के लिए कि उनके दुकान के सामने, रेस्टोरेंट के सामने कचरा फेंक के जा रहा था। कॉर्पोरेशन तृणमूल कांग्रेस के पास है। जो कचरा उठाया जा रहा था पूरे मोहल्ले से, उनके दुकान के सामने रख के उनके रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया। तो ऐसी स्थिति बन गई थी। इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही थी तृणमूल कांग्रेस, इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही थी। सबसे बड़ा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो सबसे बड़ा इशू था, वो था करप्शन का। आप जानते हो कि 26,000 लोगों की नौकरी चली गई, नौकरी बेचा गया। और ये करप्शन का मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी के पास दो हथियार थे। एक, ये मुस्लिम वोट बैंक, और दूसरा लोक खीर भंडार या फिर जुबो साथी का जो पैसा 1,500 करके दे रहा। ये दो ही हथियार ममता के पास था। इसके अलावा और कोई इशू नहीं था कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं। मैं कल कुछ डेटा चेक कर रहा था। बंगाल जो एक समय जब इंडिया को फ्रीडम मिला, उस समय से बंगाल जो पीछे जाता गया, खासकर लेफ्ट रेजिम में जैसे पीछे गया, उस समय के बाद से अभी तक आते आते असम भी बंगाल से आगे गया। पर कैपिटा इनकम में असम भी आगे गया। ये जो मैंडेट है, ये सिर्फ ममता का करप्शन और ये जो तोलाबाजी का जो कल्चर है, इससे भी कई ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं है। हर एक फैमिली का एक ना एक लड़का लड़की सब बाहर में रह रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो, और इसके लिए कोई इकोनॉमिक स्टेटस की जरूरत नहीं है। जो वेल टू डू फैमिली से है, वो भी बाहर जाने में मजबूर हो रहे हैं, और जो लोग एकदम गरीब तबके के हैं, जो माइग्रेंट लेबर होकर बाहर जा रहे हैं। तो ये जो पर कैपिटा इनकम जो कम हुआ है, जो ममता बनर्जी के रिजीम में एकदम नीचे तक पहुंच गया है, ये भी एक बड़ा कारण था। इसके साथ साथ आरजीकर का जब इंसिडेंट हुआ, आरजीकर इंसिडेंट के समय हमने देखा पूरा दुनिया में, ना सिर्फ बंगाल में, ना सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया से लोग इसके प्रोटेस्ट किए, बहुत हंगामा हुआ। और उसके बाद जब अभया की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। जैसे ममता के तरफ से ये साबित कर दिया गया कि डॉक्टर जो कह रहे थे वो गलत है। सीबीआई ने भी उसी पे स्टैंप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने जिनको अरेस्ट किया था, वही ही इज द ओनली वन अक्यूज्ड, देयर वाज नो वन एल्स।
इसके बाद डॉक्टरों का आंदोलन चला, उसको ममता ने अरेंज किया, मैनेज किया पूरी तरह से उन्होंने, क्योंकि ममता बनर्जी के पास पॉलिटिकल नॉलेज है और उनको हराने वाला कोई एक फिगर नहीं है बंगाल में। ये आप भी जानते हो, देखे हो कि बंगाल में ममता को हराने के लिए एक जो फिगर चाहिए अपोजिशन में वो नहीं था। ये तो लोग जो वोट किए हैं वो ममता के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है, ना कि बीजेपी के फेवर में। बट बीजेपी वाज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि लेफ्ट का रेजिम बंगाल ने देख लिया। आप समझ सकते हैं कि पिछले 50 साल में 2 पार्टी यहाँ पे राज किया और 3 चीफ मिनिस्टर बने, जबकि 50 साल में 5 चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, 10 चीफ मिनिस्टर बन सकते थे यहाँ पर। लेकिन ये जो जब रत्ना देवनाथ को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया बीजेपी, वो खुद से सामने आके बोली कि हमने भी उनका जब इंटरव्यू कर रहे थे वो बता रहे थे मुझको प्रभावशाली बनना है, मुझको हेवीवेट पॉलिटिशियन बनना है ताकि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। इसके बाद से ना सिर्फ महिला, पुरुषों के बीच में भी ये सेल्फ सिक्योरिटी, इस बारे में एक जागरूकता फैली कि हाँ अब तो हमें ममता के खिलाफ वोट करना है, और इसीलिए ये पूरा माहौल बना। लेकिन ममता बनर्जी जो करप्शन को जो पनाह दे रही थी, ये तो क्लियर है। ये जो हमने आपको वीडियो दिखाया ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। ऐसी कई घटनाएं घटी जिसके साथ शायद प्रूफ, मैंने खुद गया आसानसोल में, एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पे तोलाबाजी चल रहा था। अब तृणमूल कांग्रेस में एक पुराना तृणमूल और नया तृणमूल है। अब नया तृणमूल जो उस समय सीपीएम से आए हुए थे, ये मैं बता रहा हूँ 2014, 15 या 16 की बात। उस समय जो सीपीएम से आए हैं, कमाने के लिए पावर में आ गए हैं, उन्होंने आके तोलाबाजी इस लेवल पे चला गया, एक्सटॉर्शन मनी, तो वो फैक्ट्री पूरा बंद कर दिया। तो हमने गए वहां पर और हमें भी वहां पे बंदूक दिखा के वहां से हटाने की कोशिश की। हालांकि हिट ऑफ द मोमेंट पुलिस भी आ गई थी तो हम बच गए। और वो सिचुएशन जानने के बावजूद ऐसा ही कल्चर बंगाल में चलता रहा। अब आने वाले दिन तय करेगा कि बंगाल में बीजेपी आया तो ये कल्चर जो शुरू किए थे, आप बता रहे ये तो संस्कृति नहीं हो सकती, लेकिन यही संस्कृति है बंगाल की। बंगाल में दुर्गा पूजा भी होता है, बंगाल में ईद भी सेलिब्रेट किया जाता है। 28% अभी तक 2011 के हिसाब से 28% मुसलमान है यहाँ पे। सांप्रदायिक सौहार्द बहुत बढ़िया था, सब कुछ था। लेकिन ये जो कल्चर, जो करप्शन, सब कोई जानता है कि यहाँ पे काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर एक स्कैम निकला था कि कोलकाता कॉर्पोरेशन से जन्म पत्र निकालने, बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए भी पैसा लगता है। तो ये जो कल्चर है, और इसको ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसको बहुत फैलाव मिला, बहुत पनाह मिला, तब जाके ये सिटी। और ये जो फ्री बीज की बात है ना, ये जो पैसा देना, ये तो लेफ्ट रिजीम से ही होते आ रहा है। ममता ने उसको और फैलाया कि एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं, चारों को 1,500 करके मिलेगी। अब सीपीएम के समय 4 नहीं मिलता था, 1 मिलता था, लेकिन ये फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट वहां से ही चलते आ रहे हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि ये जूम पे एक लिमिट आ रही है। मैं एक दूसरा आपको लिंक जनरेट कर रहा हूँ, फिर उस पर बात करेंगे। तो ये आपने सुना कि क्यों ममता बनर्जी की सरकार गई और जो मौजूदा स्थिति वो क्या है। लेकिन अब मैं आपको ये इन्हीं पत्रकार से बात करके अगले वीडियो में बताऊंगा कि अभिषेक बनर्जी ने कैसे ममता बनर्जी का बेड़ा गर्क करने का काम किया। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा।